कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सेकंड यूनिट है। उसके अंदर एक थ्योरम है कॉची थ्योरम। ठीक है, उसे हम कॉची गॉसिट थ्योरम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझिए। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज्ड काउंटर सी, यानी कि जो भी हमारे पास एक काउंटर आएगा उसके अंदर इनसाइड या उसकी बाउंड्री पर भी कोई पॉइंट है तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और एनालिटिक होना चाहिए। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जब हम उस फंक्शन का उस कर्व के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए, लेकिन प्रूफ करने से पहले आपको दो लेमा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनके सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, इनका प्रूफ नहीं करना। टू प्रूव द थ्योरम वी फर्स्ट टेक टू लेमास। एक तो ये कि इफ सी इज क्लोज काउंटर, अगर सी काउंटर जो है वो क्लोज्ड है तब आपके पास जेड डी जेड या वन डी जेड की वैल्यू उस कर्व के अकॉर्डिंग क्या होगी, जीरो। ठीक है, लेमा टू ये कहता है कि अगर हमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो गिवन है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी into finite number of masses, either complete squares or partial squares, such that within each mass there exists a point z naught for which fz माइनस में fz नॉट डिवाइडेड बाई z माइनस z नॉट। एक प्रकार से डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन होती है। उसमें से अगर मैं f डैश z जो है वो माइनस करूं तो वो जो डिफरेंस इतना माइनर आएगा कि एप्सिलॉन भी उससे ग्रेटर देन होगा। एक प्रकार से ये इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल जेड। तो ये दो लेमा आपको याद रखना है। अब आते हैं हम प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। अब इसके अंदर एक चीज आई थी लेमा टू के अंदर कि भाई कोई कर्व है, मान लो जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई काउंटर कर्व आ गया। ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसके वो करूं, मैसेज बनाऊं, तो ये जो है ये आपके कंप्लीट स्क्वायर कहलाएंगे, इस तरह की जो वैल्यूज है। ठीक है, और जो बाउंड्री पे जो आपके पास बच जाएंगे, यानी कि ये बाउंड्री पे ये इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो ये है ये कर्व टाइप का है, बाकी इनमें आपकी चार साइडें बन रही हैं। तो इसने यही बात बोली है कि या तो वो कंप्लीट स्क्वायर्स होंगे या फिर पार्शियल स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम पे हम जाते हैं। इसमें ये है कि एज इन लेमा टू डिवाइड द इंटीरियर ऑफ सी इनटू कंप्लीट स्क्वायर C1 C2 CN, यानी कि जितने भी स्क्वायर बनेंगे उन सब के नाम दे दिए C1 C2 CN, एंड पार्शियल स्क्वायर्स के नाम दे दिए D1 D2 DM, कि भाई n तो कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे और जो m है वो आपके पार्शियल बनेंगे। जैसे ये इन्होंने रीजन पूरा बना रखा। ठीक है, अब कंसिडर द इंटीग्रल, यानी कि एफ जेड टी जेड सी आर का जो इंटीग्रेशन है, यानी कि C1 C2 C3 CN, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक उन सब का समेशन लिया, प्लस में जो आपके पार्शियल स्क्वायर्स हैं वो dr से डिनोट किए थे, यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस dn, उसको इसने समेशन की फॉर्म में लिख के r इज इक्वल टू 1 से m लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो इसका पाथ है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे। कंसिडर द स्क्वायर्स ABCD एंड CEFD विद कॉमन साइड CD। एक तो ये है जैसे कि ABCD ये एक स्क्वायर हो गया और एक CEFD ये दूसरा स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरह से ABBCCD और DA। ठीक है, तो इसमें C से लेकर के D की तरफ हम जा रहे हैं, जबकि CEFD फिर उसके बाद ये वापस C पे आकर के रुकेगा। तो इसमें जो डायरेक्शन है वो D2C है, तो एक प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन होगी। यही इसने आगे लिखा हुआ है कि भाई स्क्वायर ABCD द साइड CD इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम C to D, की जो साइड है वो C to D की तरफ है। वेयर एज इन स्क्वायर CEFD इट इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम D to C, वो D to C यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपकी डिस्क्राइब हो गई। सो द टू इंटीग्रल्स अलोंग द साइड गेट कैंसल्ड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, दोनों इक्वल डिस्टेंस है CD से CD, तो वो कट जाएंगे। सो फिर ये क्या कहता है कि बाई
पैरेलल रीजनिंग ऑल द इंटीग्रल्स अलोंग स्ट्रेट साइड ऑफ स्क्वायर्स कैंसिल, यानी कि जो ये स्क्वायर्स हैं इस तरह से भाई, जैसे कि ये दो बने, इसके बाद एक और बना लूंगा तो जो एफ ई साइड है वो इसकी और इसकी वजह से कट जाएगी, इस तरह से वो कैंसिल होती चलेंगी। ठीक है, तो द इंटीग्रल विच रिमेन्स आर टेकन अलोंग कर्व्ड बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड ओनली वंस। तो यानी कि आपके पास ये सिर्फ कर्व वाले बचेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक बार आएंगे, क्योंकि इसका जो है इसके साथ कोई दूसरा नहीं आ रहा जो इसको कैंसिल कर सके इस कर्व को। तो इन्होंने यही बात लिखी है कि द इंटीग्रल्स विच रिमेन्स आर टेकन अलोंग कर्व्ड बाउंड्रीज ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड ओनली वंस, एक ही बार आएंगे। क्लियरली सम ऑफ द रिमेनिंग इंटीग्रल्स गिव्स राइज टू, जो एफ जेड डी जेड है अंडर द कर्व सी, जो बचेंगे उन सब का जो समेशन वो इससे डिनोट करेंगे हम, यानी कि जो ये है अब वो इक्वल होगा आपके पास समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n सी आर एफ जेड डी जेड प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to m डी आर लोगे क्योंकि वो पार्शियल आपका स्क्वायर है, और एफ जेड डी जेड, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये आने के बाद अब आपके पास क्या होगा, देखिए लेमा 2 क्या कह रहा था हमें कि भाई एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट माइनस में एफ डैश जेड नोट, उसको मैं किसी ना किसी एक वैल्यू के इक्वल मानूंगा, वो मानूंगा मैं ईटा जेड, जहां पर इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड ये हमें गिवन था अकॉर्डिंग टू दिस कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इन्होंने बताया कि वेयर ईटा जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये हम दोनों इक्वल लेकर के चले थे। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब जो जेड माइनस जेड नोट है वो पहले एफ डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा, होल के अपॉन में आ गया, फिर वो भी उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट स्टेप में जेड माइनस जेड नोट ईटा जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हम जो एफ जेड है वो लेफ्ट में रहेगा, बाकी सारी टर्में कहाँ चली जाएंगी, राइट में चली जाएंगी। ये वाली वैल्यू तो ये लिखी हुई है, ये इधर माइनस का था उधर जाकर के प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगाऊंगा सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होता चलेगा। यहाँ पर एफ जेड नोट कॉन्स्टेंट है, बाहर रह जाएगा, सी आर के साथ 1 डी जेड बचेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी जेड करेंगे हम इंटीग्रेशन, इसमें जेड कहीं है नहीं तो ये कॉन्स्टेंट काउंट किया जाएगा, सिर्फ 1 का करेंगे। इसमें आपके पास 2 हैं, एक तो जेड के साथ है इसलिए जेड डी जेड हो जाएगा, एफ डैश जेड नोट बाहर, और ये सी आर के अलोंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सी आर ही लेकर चल रहे हैं पहले। फिर माइनस का जेड नोट अलग है कि भाई माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट, ये हो गया, इसमें कहीं और जेड बचा नहीं तो इसलिए वो 1 टी जेड बच जाएगा। फिर इसी तरह से ये वाला आपका बच गया सी आर के साथ। ठीक है, अब लेमा 1 क्या कहता है कि 1 डी जेड और जेड डी जेड, यानी कि ये 3 जो इंटीग्रेशन वो 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 क्योंकि 1 डी जेड है, जेड डी जेड भी 0 और 1 डी जेड भी 0, सिर्फ बचेगा कि आपके पास ये बचेगा। अब ये कैसे होगा वो देखिए, अब जैसे मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा। ठीक है, अब इनका जब सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड करूंगा तो इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल का साइन लगाओगे, जेड माइनस जेड नोट का मैग्नीट्यूड अलग, ईटा जेड का मैग्नीट्यूड अलग और डी जेड का मैग्नीट्यूड अलग। इक्वेशन 3, इफ एल आर इज द एज ऑफ सी आर, यानी कि जो आपके पास एक स्क्वायर है C1 है तो उसकी लेंथ L1 इस तरह से। ठीक है, तो सी आर जो एल आर है वो एज है सी आर की, देन 4LR इज द लेंथ ऑफ सी आर, क्योंकि 4 साइडें होती हैं, ये LR 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 LR, तो 4LR यानी कि पेरीमीटर हो गया आपके पास 4LR, एंड डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नोट इज जेड माइनस जेड नोट का मैग्नीट्यूड, और वो √2LR से लेस ही रहेगी। कैसे रहेगी ये मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो मान लो आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ ये LR है, ये भी LR है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वो स्क्वायर है तो जो उसका डायगोनल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, डायगोनल लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, इसके अलावा कोई भी 2 पॉइंट लेंगे उनके बीच की डिस्टेंस निकले वो शॉर्टेस्ट रहेगी। तो हमने कहीं पर भी एक पॉइंट जेड ले लिया, एक जेड नोट, उन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो जो ये डिस्टेंस है वो इस डायगोनल से लेस ही रहेगी। और डायगोनल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर LR का स्क्वायर प्लस LR का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, LR स्क्वायर प्लस LR स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 2LR स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाएगा √2LR, यानी कि जो डायगोनल की लेंथ है वो ये है। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को लोगे आप जेड और जेड नॉट, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इस
जो डायगोनल की लेंथ है उससे लेस रहेगी, यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। और ये हमें की बनी है कि ईटा जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है कि फ्रॉम द इक्वेशन अब 3 जो है ये है, इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। इसकी जगह पे तो लिख देंगे √2 LR, इसकी जगह पे लिख देंगे एप्सिलॉन, और इक्वल टू का साइन हटा के सिर्फ लेस देन छोड़ देंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, उससे लेस ही होंगे। ठीक है, और जब खाली डी जेड बच जाएगा उसका जब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ जो है वो पेरीमीटर काउंट किया जाएगा, उसको हम लिखेंगे 4LR। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे कि शो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जेड डी जेड अकॉर्डिंग टू सी आर होगा, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन, ये तो मैंने आपको बताया था कि √2LR जेड माइनस जेड नोट का मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू, ये जो ईटा जेड था आपके पास उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू एप्सिलॉन, और जो डी जेड था उसका जो मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू ये रख दी, इसका इंटीग्रेशन था ही है। ठीक है, तो ये सारी उसकी वैल्यू रख करके हमने क्या किया, ध्यान रखना एक चीज़ और, जैसे कि ये है ना डी जेड का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब 4LR पेरीमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो फिर वो एरिया काउंट करते हैं। अभी हम लेंथ की बात करें इसलिए हमने पेरीमीटर लिया। अब इन केस ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स, ये तो सिंप्लीफाई होकर के इक्वेशन 4 आ गई। अब हम पार्शियल स्क्वायर्स की बात करेंगे। द लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन 4LR' प्लस टेलर, यानी कि अब की बार अगर हम ये लेकर के चलें, जैसे कि मान लो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर से ये कर्व टाइप का आ गया क्योंकि वो बाउंड्री पे था, तो इसको जब हम थोड़ा सा सीधा करते हैं तो इस कर्व को जब हम सीधा करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्वायर की साइड होगी वो अगर मैं LR' मान लेता हूँ इसमें, क्योंकि अलग अलग कर्व हैं, अलग अलग, इसमें देखो छोटी है, इसमें और थोड़ी सी बड़ी है, इसमें थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, तो हम मैक्सिमम जो है LR' मान लेते हैं कि भाई मैक्सिमम जो लेंथ है किसी भी स्क्वायर की, जितने भी पार्शियल स्क्वायर है उसके अंदर जो मैक्सिमम एज है वो LR' मान ली। तो 1 2 3 और ये आपकी 4 के अलावा एक्स्ट्रा बच गई, तो 4LR' प्लस टेलR, ये चीज़ इन्होंने ऐसे मानी है। ठीक है, 4LR' प्लस में टेलR, वेयर टेलR इज द लेंथ ऑफ कर्व्ड पार्ट DR एंड LR' इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ DR। ठीक है, अब सेम वे में मैग्नीट्यूड ले लो इसका भी, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ईटा जेड की वैल्यू एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ जेड माइनस जेड नोट डायगोनल के हिसाब से आ जाएगा √2LR'। फिर जो यहाँ जो पेरीमीटर आएगा आपके, और पेरीमीटर आएगा 4LR' प्लस टेलR। ठीक है, क्योंकि जब हम कंप्लीट जो थी आपके पास चारों साइड्स मिला करके पेरीमीटर बन गया, प्लस ये जो एक्स्ट्रा बच गया वो, तो ये आपके पास पेरीमीटर था, तो वो इन्होंने रख दिया। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब जो इक्वेशन 2 थी, यानी कि जो हम लेकर के चले थे CFZ/DZ समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेकर के M तक CRFZ/DZ प्लस समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेकर के M तक FZ/DZ और DR, ये कंप्लीट और ये पार्शियल स्क्वायर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमने इसका मोड लिया तो हम इसका भी मोड ले लेंगे, और जब इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करेंगे तो साइन लेस देन इक्वल का लग जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कि ये जो वैल्यू है वो इससे लेस है, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू थी ये अभी हमने वेरीफाई की थी, इक्वेशन 5 जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पर वो इंटीग्रेशन वगैरह सब जो है वो इससे लेस है। अब क्या करोगे आप, इसमें LR है और R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक है, तो सिर्फ जो समेशन है उसके अंडर में क्या आएगा LR स्क्वायर, ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगी, समेशन से बाहर लिखी जाएगी। फिर सेम वे में इसको भी मल्टीप्लाई करके LR' का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये ∆R वाली वैल्यू अलग हो जाएगी, तो इस तरह से ब्रेक कर दिया। इसमें हम जो 4√2 है इसको पूरा कॉमन ले लेंगे, जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट वैल्यू A वगैरह ले लेंगे। आगे देखिए कैसे लिया गया है। ठीक है, वो 4√2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में ये बच गया, उसी तरह से उसमें √2 बाहर गया, LR' बचा आपके पास। तो इसमें इन्होंने जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का नाम A रख दिया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू काउंट करके इसको A लिख दिया, इसको √2 इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी उसको L मान लिया। ठीक है, और जो LR' है उसको L, तो ये बता रखा है इन्होंने कि भाई जो A है वो इसको माना है, LR' जो है वो L माना है, कांस्टेंट लेंथ है वो। अब
अब समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक डेल आर जो है वो कैपिटल एल माना। तो वो सारी वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में एप्सिलॉन कॉमन है। एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटे से छोटा कर सकते हैं, इसलिए जो ये क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी से अगर हम एप्सिलॉन से डिवाइड करते हैं तो ये एप्सिलॉन जो है वो अप्रोच करता है जीरो को, क्योंकि इतनी माइनर वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट टू जीरो ही होता है। यानी कि ये अगर इक्विवेलेंट टू जीरो है तो जो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहलाएगी। तो ये जीरो के इक्वल हो गया। जब मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो हो गया तो जिसके अंदर इंटीग्रेशन है वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है।